गुड इवनिंग स्टूडेंट। सीबीएसई क्लास 9 वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस स्टोरी का मेन एम क्या है, पर्पस क्या है पढ़ने का, वो हमने देखा। विलेज के बारे में पढ़ा, किस तरह से जो बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, जैसा कि फार्मिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सो फॉर द फार्मिंग जो पहला एलिमेंट है वह है लैंड इज फिक्स्ड। लैंड, अब इस टॉपिक का जो नेम दिया गया है मीन लैंड इज फिक्स्ड। जो विलेज पालमपुर है उसकी कोई एरिया होगा, ओके, और वह लैंड फिक्स होगा, क्योंकि लैंड तो फिक्स ही है। ऐसा नहीं कि हम उसको बढ़ा रहे हैं या छोटा बड़ा कर रहे हैं या उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, नहीं। लैंड वहाँ जो टोटल एरिया है उस विलेज का वह फिक्स होगा। उसमें उसी में एग्रीकल्चरल लैंड भी होंगे, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी होंगे। सो यहाँ पे जो मेन बेसिक पर्पस है इस टॉपिक का वह है कि विलेज पालमपुर में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो फिक्स्ड है, उसे हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। जो कुछ भी था, जितना भी इम्प्रूवमेंट होना था लैंड इंक्रीमेंट के लिए, वो इम्प्रूव किया जा चुका है। जैसे कि जो बैरन लैंड है, अनफर्टाइल लैंड है, उनको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करके सब कुछ किया जा चुका है। अब वो इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है विलेज का। सो फूड रिक्वायरमेंट की नीड भी बढ़ेगी, तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, लेकिन हमारे पास लैंड क्या है, फिक्स्ड है। तो कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आता है क्या, मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग, तो ये सभी किए गए। ओके, विलेज पालमपुर में 75% पीपल जो कि वर्किंग है, वे अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। 75% पीपल, एंड फ्रॉम दिस 75% पीपल सम आर फार्मर्स एंड सम आर फार्म लेबरर्स, यानी दोनों तरह के इसमें लोग हैं। इनके जितने भी वेल बींगनेस है, यानी ये इनकी जो लाइफ स्टाइल है कैसी है, इनके लिए फूड अवेलेबल है, सरप्लस फूड है, नहीं है, ये सभी चीज़ें इनकी फार्मिंग प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करता है। यानी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस है तो ये वेल बींगनेस इनका अच्छा होगा, यानी जिसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी होगी विलेज में, जिसके पास कम प्रोडक्शन होगा उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। सो द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो कल्टिवेटेड लैंड एरिया था वो फिक्स था, ठीक है। एंड ये एक मेन रीजन था, मेन कंस्ट्रेंट था, मेन रिस्ट्रिक्शन था, किसमें, प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास यदि लैंड फिक्स्ड है और आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप या तो अपने मेथड को चेंज करोगे प्रोडक्शन का, या फिर अगर आप ट्रेडिशनल मेथड, जो ओल्ड मेथड है वही यूज करोगे, तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। तो यह एक जो है मेन कंस्ट्रेंट था, मेन एक तरह से हम रुकावट या जो है ऑब्स्टेकल कह सकते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। क्या था वो, मेन लैंड था, लैंड एरिया। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 से ही पालमपुर में कोई लैंड एरिया में एक्सपेंशन नहीं हुआ था। अब लैंड एरिया में एक्सपेंशन कैसे होगा, ठीक है, किस तरह से लैंड एरिया में एक्सपेंशन होगा। ऐसा नहीं कि हम उस विलेज की बाउंड्री को चेंज कर दिया, कुछ कर नहीं। जो बैरन लैंड थे, यानी पहले मान लो विलेज के पास, मान लो जस्ट सपोज करते हैं कि जो विलेज का टोटल एरिया है 10 हेक्टेयर है, जिसमें से 1 हेक्टेयर में विलेज है, रेसिडेंशियल एरिया है, 7 हेक्टेयर
एग्रीकल्चरल लैंड है, एंड जो 2 हेक्टेयर है वहाँ पे वह 2 हेक्टेयर बैरन लैंड है। तो 1960s तक ये जो भी बैरन लैंड है 2 हेक्टेयर का, इसको भी बदल दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है एग्रीकल्चरल लैंड में। अब कोई स्कोप नहीं है बढ़ाने का, एरिया को बढ़ाने का। ओके, एंड दिस इज द बेसिक, ठीक है ना। इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन, सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, देयर इज नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। तो अब फ्रॉम लैंड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एरिया, कल्टिवेटेड एरिया, हमारे पास फिक्स एरिया है और उसमें हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। सो हमें प्रोडक्शन के कुछ दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें दूसरे पॉइंट में। या तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे या फिर आपको मॉडर्न फार्मिंग करके बढ़ा सकते हैं। सो सेकेंड जो पॉइंट आता है वह है, इज देयर अ वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी सेम लैंड से, एक ही लैंड से क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, यानी आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब बेकार पड़े रहना, बिना किसी प्रोडक्टिविटी के। सो पालमपुर में जो भी लैंड था सब पे प्रोडक्शन होता था। ड्यूरिंग रेनी सीजन खरीफ प्रोड्यूस होता था, खरीफ क्रॉप्स लाइक पैडी, बाजरा, ठीक है, शुगर केन। फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, पैडी खरीफ के बाजरा और ज्वार भी होता है, पैडी भी होता है, ठीक है, मेज भी होते हैं। सो खरीफ क्रॉप प्रोड्यूस होता था रेनी सीजन में। दिस प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड, जो खरीफ क्रॉप्स हैं, जो ऐसे मेनली ज्वार एंड बाजरा एज अ कैटल फीड यूज किया जाता था। एंड खरीफ क्रॉप के बाद जो है फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। जब खरीफ क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप का सीजन जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक होता है। तो उसके बाद जो समय बचता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय, उसमें क्या करते थे फार्मर्स, पोटैटो प्रोड्यूस कर लेते थे, कल्टीवेट करते थे। फिर उसके बाद विंटर सीजन में रबी क्रॉप यानी लाइक व्हीट प्रोड्यूस किया जाता था, कल्टीवेट किया जाते थे, ठीक है। सो इन द विंटर सीजन रबी क्रॉप्स फील्ड आर सोन विथ व्हीट, फार्मर्स सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। जो व्हीट सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन होता था उसको वो लोग कहाँ बेचते थे, जो रायगंज सिटी है वहाँ पे सेल कर देते थे। ओके, सो अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, यानी विलेज पालमपुर में कुछ ऐसे पार्ट थे, एरिया थे जिनको शुगर केन के लिए डिवोट किया, यानी शुगर केन ही प्रोडक्शन होता था उसमें, दूसरा कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि शुगर केन जो है लंबे समय तक चलता है, यानी करीब करीब आपको जो है 7 to 8 मंथ उसकी सोनिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का टाइम होता है। तो इस दौरान दूसरा कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। दैट्स वाई जो है कुछ एरिया स्पेसिफिक कर दिए गए थे शुगर केन के लिए। ओके, सो वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर, यानी जो फार्मर्स थे वो कैसे इतने सारे क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स भी ग्रो कर लेते थे, खरीफ क्रॉप्स भी ग्रो कर लेते थे, और इन बिटवीन टाइम अक्टूबर टू दिसंबर पोटैटो क्रॉप भी प्रोड्यूस कर लेते थे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि विलेज पालमपुर में वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था और इलेक्ट्रिसिटी जो है पालमपुर में बहुत थोड़ा पहले ही आ गई थी, वहाँ पे लाया गया था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सो इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या पड़ा, जब इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में सम टाइम अर्लियर आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये मेजर इम्पैक्ट इरिगेशन सिस्टम में आया, ठीक है ना। इट मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पर्शियन वेल आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, आपको पर्शियन वेल दिया गया। ये क्या है? मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिससे वाटर
फेचिंग के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें बॉक्स होते हैं और यहाँ पे एनिमल है, ये जो एनिमल है ये क्या करते हैं, ये जो है एनिमल इसको रन करते हैं। यहाँ पे एक मैकेनिज्म ये लगाया गया है और इस मैकेनिज्म को लगा करके ये लोग क्या करते हैं, यहाँ एनिमल से रन करते हैं ये लोग और फिर यहाँ से ये मूव करता है। जस्ट मैं आपको दिखलाता हूँ। ओके, तो ये एनिमल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक मैकेनिकल डिवाइस लगा हुआ है। यह देखिए ये जो रॉड है इसको ये ऑक्स रन मूव कर रहे हैं इस तरह से डायरेक्शन में। सो इससे क्या होगा कि ये जो आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट दिख रहा है जिसको कि पर्सियन व्हील कहा जाता है, ये मूव करता है। अब ये जब मूव करता है तो इस बॉक्स में वाटर फेचिंग होता है। यहाँ पे देखो ये वाटर गिर रहे हैं और यहाँ से ये जो है क्या होते हैं, चले जाते हैं कहाँ पे, जो खेतों में चले जाते हैं, ठीक है ना। समझ गए पर्सियन व्हील, ये एक ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है वाटर फेचिंग का, ठीक है। सो पर्सियन व्हील बिफोर इलेक्ट्रिसिटी पर्सियन व्हील यूज किए जाते थे, ठीक है। पर्सियन व्हील यूज किया जाता था। फार्मर वाटर ड्रॉ करते थे वेल से और फिर जो है पीपल जो भी लोग हैं वो सोनिंग करते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल आ गए तो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल से इरिगेशन करना काफ़ी आसान हो गया। ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड जो है इरिगेट करते थे। सो इससे इफ़िशियंसी बढ़ गए। जो कुछ मिड 1970 तक, ठीक है ना, जो इनिशियल टाइम में ट्यूबवेल जो है गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए, लेकिन उसके बाद जो है प्राइवेट पीपल भी अपना इंस्टॉल करने लगे ट्यूबवेल्स और मिड 70 तक इंटायर कल्टिवेटेड लैंड ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। जो विलेज पालमपुर है 200 हेक्टेयर जितने भी लैंड थे वो सभी मिड 70 तक जो है इरिगेट किया जाने लगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, क्योंकि जब अब यहाँ पे देखो मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों आया, क्योंकि अभी हमने देखा कि फार्मर जो है 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम लैंड पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे, रबी, खरीफ एंड पोटैटो भी। सो यह क्या है, अगर एक ही सेम लैंड पे ड्यूरिंग 1 ईयर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, सो उसे हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो ग्रोविंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अगर आपके पास लैंड फिक्स है, आप लैंड को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीपल क्रॉपिंग करोगे। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वे। ऑल फार्मर्स जो है पालमपुर में वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप तो ग्रो करते हैं, और वो 2 मेन क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। लेकिन कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जो 3rd क्रॉप एज अ पोटैटो प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी आ जाने से मॉडर्न मेथड वहाँ पे स्टार्ट हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। जो बड़े फार्मर थे वो कुछ इक्विपमेंट भी यूज करना शुरू कर दिए। सो इससे पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग मेथड की शुरुआत हो गई। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द अदर वे इज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर येल्ड। येल्ड क्या होता है, हायर येल्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर सकते हैं। येल्ड होता है एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। किसी दिए गए पीस ऑफ लैंड पे जितना ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग जो है येल्ड कहते हैं, ड्यूरिंग सिंगल सीजन, ठीक है ना। सो टिल मिड 1960 ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जाते थे इन पालमपुर फॉर कल्टीवेशन, लेकिन बाद में मिड 1960 के बाद जो है हाइब्रिड सीड्स यूज किया जाने लगा।
तो ट्रेडिशनल सीड्स यूज किया जाता था, तो ट्रेडिशनल सीड्स का ड्रॉबैक क्या है और बेनिफिट क्या है? कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं इसके। ट्रेडिशनल सीड्स जो है लेस वाटर, अगर हम लोग ट्रेडिशनल सीड यूज करते थे तो उसके लिए उन्हें लो वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, कम वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा वाटर उनके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। और एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइजर, काऊ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर यूज किया जाता था, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन 1960s तक, लेट 1960s तक इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। एंड दिस ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वह इनिशियली किया गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। ग्रीन रिवोल्यूशन में 2 फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और व्हीट एंड राइस से रिलेटेड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स डेवलप किए गए। सो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स डेवलप किया गया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो ट्रेडिशनल सीड्स है उसके रेस्पेक्ट में वाटर ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन साथ साथ जो यील्डिंग कैपेसिटी है HYV सीड्स की वो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल सीड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके, सो कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स promise to produce much greater amount of grain on a single plant. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. Farmer of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh were first to try out the modern farming method. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है स्टार्ट किया गया, और ड्यूरिंग दिस ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या किया कि ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो फार्मर्स क्या करते थे? सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, और ये हाई यील्ड व्हीट प्रोड्यूस करते थे। पालमपुर में कह रहा है कि इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 1300। एक मतलब कंपेयर किया गया है कि अगर ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जाते थे व्हीट के, तो ओनली 1300 kg पर हेक्टेयर व्हीट प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब फार्मर्स HYV सीड्स यूज करना शुरू कर दिए तो इससे पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वह 3200 kg हो गया। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो, ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स द मोर देन 2 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया व्हीट का। सो जो सरप्लस था वो क्या करते थे? मार्केट में सेल करते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, ज़्यादा सरप्लस होता था, और जो है सेल करके मोर एंड मोर मनी अर्न करते थे। थर्ड जो एलिमेंट है फार्मिंग का वह है विल द लैंड सस्टेन। ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग विलेजेस वगैरह में काफ़ी हैवी अमाउंट में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाने लगे। HYV सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर नीड होती है उनकी, सो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, मोर एंड मोर एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। इससे क्या हुआ? वेरियस स्कार्सिटी क्रिएट होने लगे, पॉल्यूशन क्रिएट होने लगा, जो लैंड की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फर्टाइल कैपेसिटी है, वो डिक्रीज होने लगी, और फार्मर इस तरह से जो है प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। एज वी नो दैट द लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, सो इसको यूज़ करने में भी हम लोग को केयरफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक बार एग्जॉस्ट हो जाएगा, यूज हो जाएगा, और इसकी फर्टिलिटी जो है डाउन हो जाएगी, तो हम मेनी ईयर्स, थाउजेंड्स ईयर तक जो है हम इस फर्टिलिटी को नेचुरली गेन नहीं कर सकते हैं। सो हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। बहुत सारे जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में यह एक जो है मेजर प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ
chemical fertilizer to produce more and more food grains, the fertile capacity of land is degraded, heavily degraded. ओके, लैंड जो है डिग्रेड हो चुका है, और इसका रिजल्ट क्या है कि फार्मर्स अगेन एंड अगेन ईयर बाय ईयर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज करते जा रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर. ओके, ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज़ रिड्यूस्ड वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. तो यहाँ पे वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल जो होता है एक मिनिमम लेयर होता है विद इन इनसाइड द अर्थ जहाँ से वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर स्टार्ट होता है, ठीक है ना. सो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ HYV सीड्स, ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ, क्योंकि HYV सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, सो इसके लिए ग्राउंड वाटर यूज किया जाने लगा और वाटर टेबल जो है डिस्ट्रॉय हो गया, कम पड़ गए. जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस हैं जैसे कि soil fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to reverse them. यानी एक बार ये जो डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर ये दोबारा हमें नहीं मिल सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा. सो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्ट क्या हुआ, आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है, इसको आप पढ़ सकते हो, पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ, ठीक है ना. जो फोर्थ एलिमेंट है फार्मिंग का, वह है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर. जो पालमपुर के फार्मर हैं उनके बीच किस तरह का लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें. ओके, लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी पीपल थे फार्मिंग में, जो लोग इन्वॉल्व थे 75% पीपल फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी के पास अपना लैंड था, ठीक है ना. टोटल 450 फैमिली थी, जिसमें से 150 फैमिली जो कि दलित क्लास से थे, उनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड नहीं था. 240 फैमिली ऐसे थे जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, जैसे लेस देन 2 हेक्टेयर. 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 जो कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर थे, इनके पास 2 to 10 मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड था. और कुछ तो इसमें ऐसे थे जिनके पास जो है मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड था. जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज, आप बुक में देखोगे तो इमेज आपको दिखेगा, उसमें दिखाया गया है कि विलेज के चारों तरफ बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है. वो किसके हैं? जो स्मॉल फार्मर हैं, ठीक है. और लार्ज साइज जो प्लॉट हैं वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर द्वारा कल्टिवेट किए जाते हैं. कुछ ही ऐसे फार्मर थे जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर जो है एग्रीकल्चरल लैंड था. यहाँ पे इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक डेटा दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर. यहाँ पे ये आपको 2006 का डेटा है. यहाँ पे देखिए कल्टीवेटेड एरिया क्या है, कह रहा है कि जो 36% कल्टीवेटेड एरिया है वह 80% फार्मर शेयर करते हैं, एंड 64% कल्टीवेटेड एरिया ओनली 20% फार्मर शेयर करते हैं, ठीक है. सो हमने ये 4 फैक्टर्स एलिमेंट देखा फार्मिंग का. मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है. बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं फार्मिंग के एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हम लोग